हेलो बच्चों, हमारे पास नए सत्र के लिए एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का बुक है। इस बुक से हम आपको प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक प्रश्नावली को विस्तार पूर्वक हल करवाएंगे। तो इसमें अध्याय 1 है वास्तविक संख्याएं। इस अध्याय से हम प्रश्नावली 1.1 से हम स्टार्ट करेंगे। इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हम इससे संबंधित वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे, जो इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्या के बारे में आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे, तो चलिए हम शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या होता क्या है, पहले हम इसके परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। वास्तविक संख्याएं इसमें होता है हमारा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसमें जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या को समझने के लिए हमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या को जानना जरूरी है। इसमें परिमेय संख्या क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। परिमेय संख्या, इसका परिभाषा होता है ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखी जाए, जहां P और Q पूर्णांक हों तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं या परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, या 1, 2, 3, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या आता है हमारा, पूर्णांक संख्या आता है, सम संख्या आता है, भाज्य संख्या आता है, अभाज्य संख्या आता है। ये सब जितनी भी हैं ये सब क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अब अपरिमेय संख्या के बारे में हम बात करेंगे। इसका परिभाषा होता है ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में न लिखी जाए, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे रूट में 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, रूट में 5 हो गया, ये सब क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। तो ये जितनी भी अपरिमेय और परिमेय, ये दोनों संख्याओं का जो संग्रह होता है, समूह होता है, उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए
1/2, 2/3, 4, 5, कर्ण में 2, कर्ण में 3, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। यानी जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी संख्याओं का संग्रह यानी समूह जो है वास्तविक संख्या कहलाता है। अब हम इस अध्याय में पढ़ेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसका प्रमेय होता है प्रत्येक, ये जो प्रमेय है भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यह प्रमेय जो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय होता है। यानी प्रत्येक भाज्य संख्या, अब इसमें भाज्य संख्या क्या है उसके बारे में आप लोग जानेंगे और अभाज्य संख्या क्या होता है। अब भाज्य संख्या जो है भाज्य संख्या जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो भाज्य संख्या कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे 8 हम संख्या ले लेते हैं। 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 गुणे 2 दूना 4 दूना 8। अब इसमें जो गुणनखंड है कितने हैं? 1 2 3 4, यानी 2 संख्या से अधिक है, तो इसलिए ये संख्या 8 जो है यह भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं। अभाज्य संख्या जिस संख्या का गुणनखंड, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। अब इसमें एग्जाम्पल देखें। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 2, तो 2 का गुणनखंड हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 2। तो इसमें केवल 2 ही गुणनखंड है, इसलिए यह क्या है? भाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 का गुणनखंड 1 गुणे 5 हम लिख सकते हैं। तो इसमें भी क्या है? केवल 2 गुणनखंड है, 1 और 5, तो इसलिए यह अभाज्य संख्या है।
तो उसी अनुसार इस प्रमेय में कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब अद्वितीय क्या होता है? अद्वितीय का मतलब होता है कोई बराबर न हो। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, उस संख्या के बराबर अन्य कोई संख्या न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अद्वितीय। तो इसमें जो है इस प्रमेय के अनुसार अगर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 12 है, तो 12 का हम गुणनखंड करेंगे तो जैसे लिख सकते हैं 1 गुणे अभाज्य गुणनखंड, 1 गुणे 2 दूना 4 तिया 12। अब इसमें इसके कई गुणनखंड हो गए, तो इस प्रमेय के अनुसार इस संख्या ये भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में बदल दिए। तो इसमें ये प्रत्येक संख्या जो है अद्वितीय है, यानी 2 के बराबर कोई संख्या नहीं होगी। अद्वितीय का मतलब कोई बराबर न हो, 2 के बराबर कोई संख्या नहीं हो, 3 के बराबर कोई संख्या नहीं होगा। अब हम इस अध्याय के प्रश्नावली 1.1 पर आते हैं, इसके प्रत्येक सवाल को हल करेंगे। तो जिसमें पहला प्रश्न दिया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया है 140। प्रश्नावली 1.1 इसमें पहला प्रश्न है 140 दिया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? 140 का गुणनखंड कर लीजिए। इस तरीके से 140 का गुणनखंड कर लेंगे। तो ये सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या से काटेंगे तो 2 से कटेगा, तो ये 2 सते 14 यानी 70 बार में कट गया। फिर 2 से काटेंगे 35 दूना 70 35 बार में। अब ये कितना से कटेगा? अब ये 5 से कटेगा। जब भी काटना है आपको अभाज्य संख्या से काटना है। 5 सते 35, फिर ये कटेगा 7 एकम 7। अब इसका गुणनखंड होगा क्या? 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसको दूसरे रूप में हम लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया है? 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये 140 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया। ये जो है आंसर है। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न को हम हल करेंगे जो 156 है। तो 156 का भी इसी प्रकार आप गुणनखंड कर लीजिए। 156 ये सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से 2 सते 14, 1 बचा 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 नवा 18। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 3 तिया 9। अब इसे हम 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। अब इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। अब इसमें तीसरा प्रश्न दिया है 3825। अब इसका भी हम गुणनखंड कर लेते हैं 3825 का। तो सबसे पहले हम इसे काटेंगे, 2 से ये नहीं कटेगा, इसे हम 3 से काट लेते हैं। 3 एकम 3 3 दूना 6 2 बचेगा, 3 सते 21 और 3 पचे 15। फिर ये 3 से कटेगा, 3 चौक 12, ये 3 दूना 6 1 बचेगा, 3 पचे 15। अब इसको काटेंगे हम 5 से, ये 5 से कटेगा, तो ये 5 बटे 40 2 बचेगा और 5 पचे 25। फिर इसे हम 5 से काटेंगे, तो 5 एकम 5 3 बचा 5 सते 35। अब इसे हम 17 से काटेंगे, तो ये 17 एकम 17। अब इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, या इसे लिखेंगे 3 पर पावर 2 गुणे 5 पर पावर 2 और गुणे 17। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके चौथे प्रश्न में दिया है 5005। तो 5005 का हम गुणनखंड कर लें। इसको हम सबसे पहले 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 ये 0 0 1।
अब इसे हम 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचा तो 7 तियाँ 21। अब इसे हम 11 से काटेंगे, तो 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तियाँ 33। अब इसे 13 से काट देंगे, 13 एकम 13, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका 5वां प्रश्न है 7429, तो इसका भी हम गुणनखंड कर लेते हैं। 7429 का इसको हम सबसे पहले 17 से काटेंगे, ये संख्या जो है 17 से कटेगी, तो ये 17 चौक का 68, यहाँ 62 बचेगा तो 17 तियाँ 51, यहाँ पर 119 बचेगा तो 17 सत्ते 119। अब इसे हम 19 से काटेंगे, तो ये 19 दूना 38, 13 में से 8 निकलेगा 5 और 19 तियाँ 57। अब इसको हम 23 से काटेंगे, तो 23 एकम 23, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। अब इस प्रश्नावली के हम दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं, जिसमें दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। इस प्रश्न में भी 3 प्रश्न है, 1 2 3, तीनों प्रश्न एक ही जैसे हल किए जाएंगे। पहले दोनों संख्या का HCF और LCM ज्ञात करना है और हमें ये सिद्ध करना है यानी जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, इसका पहला प्रश्न, दूसरे का पहला संख्या दिया है 26 और 91, 26 और 91। तो आप लोगों को LCM और HCF दोनों ज्ञात करने आता होगा, किसी भी विधि से आप उसको ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम इसे गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये 26 का गुणनखंड करेंगे, इसे लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 13 अभाज्य गुणनखंड के रूप में, और 91 को हम लिखेंगे 1 गुणे 7 गुणे 13, क्योंकि 13 सते 91 होता है। अब हम इसका LCM निकालेंगे, LCM बराबर, तो LCM क्या होगा, LCM कैसे हम ज्ञात करते हैं, जो दोनों में संख्या उभयनिष्ठ है उसको हम एक बार लिखेंगे। यहाँ पर एक दोनों में उभयनिष्ठ है तो एक को एक बार लिखेंगे, ये 2 और 7 ये उभयनिष्ठ नहीं है, अलग अलग है, तो जो छूटी हुई संख्या होती है उसको भी हम लिखते हैं, यानी 2 को भी लिखेंगे और 7 को भी लिखेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं ये 13 जो है ये उभयनिष्ठ है, तो हम 13 को लिख लेंगे। अब इसका हम गुणा कर देंगे। अब हम इसका गुणा करेंगे तो ये 2 सत्ते 14, 14 का गुणा 13 में करेंगे तो ये 182 हो जाएगा। अब इसका HCF हम निकालें, HCF क्या होता है, जो दोनों संख्या के गुणनखंड में उभयनिष्ठ होता है। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, 1 है और क्या है 13, तो इसके उभयनिष्ठ को हम लिखेंगे 1 गुणे 13 यानी बराबर 13। तो ये इसका LCM 182 आ गया और HCF 13 आ गया। अब हमें ये दिखाना है कि इन दोनों का गुणनफल जो है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ पर हम इसको जांच कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है 26 है और दूसरी संख्या 91 है, तो 26 गुणे 91 बराबर, तो 26 में जब हम 91 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2366 यानी 2366। अब हम क्या करना है, LCM गुणे HCF, तो LCM हमारा कितना है 182 है और गुणे HCF कितना है 13। 182 में हम 13 का गुणा करेंगे तो ये 13 दूना 26 को 6 और 13 बटे 104, 4 2 6 यानी 106 को 6 हो गया हासिल 10 हो गया और 13 एकम 13 10 23 यानी 2366। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
बराबर HCF गुणे LCM, यानी दोनों संख्या का गुणनफल जो है उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। अब इसमें दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में दिया है 510 और 92। तो पहले हम 510 का गुणनखंड करें, तो 510 का गुणनखंड होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और ये 92 का गुणनखंड 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 23। अब इसमें HCF कितना होगा, जो दोनों में उभयनिष्ठ है वही इसका HCF है, यानी 1 गुणे 2 बराबर 2। और LCM क्या होगा, यहाँ पर 1 लिखेंगे और ये उभयनिष्ठ 2 है तो इसको 2 लिखेंगे, और इसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है तो सबको हम जो शेष बचा है उसको लिख लेंगे, यानी 2 गुणे ये 3 बचा है और गुणे 5 और गुणे 17 और गुणे 23। अब हम सबका गुणा कर देंगे, जब सबका हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 23,460, ये इसका LCM आ गया और ये 2 HCF आ गया। अब हम इसको चेक करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हमारा पहली संख्या कितना है 510 और गुणे ये 92। अब 510 में जब हम 92 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 46,920। अब यहाँ पर HCF गुणे LCM, तो यहाँ पर HCF कितना है 2 है और LCM हमारा है ये 23,460। इसका हम गुणा कर लें तो 2 का 0 में 0, 2 छक्के 12 और 2 चौक 8, 1 9 और 2 3 6 और ये 2 दूना 4, यानी 46,920। ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं अतः पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। इस तरीके से दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। अब इसके हम तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। तीसरे प्रश्न में है 336 और 54। तो 336 का हम गुणनखंड करते हैं। 336 का गुणनखंड होगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, और ये 54 का गुणनखंड होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका हम HCF निकालेंगे। HCF बराबर जो दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ क्या है 1 है और ये 2 उभयनिष्ठ है 2 और गुणे ये 3 उभयनिष्ठ है। तो जो उभयनिष्ठ है उसको लिख लेंगे, तो ये 3 दूना 6 1 कम 6, HCF हो जाएगा 6। और इसका LCM हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ जो है उसको लिख लेंगे एक बार, और यहाँ पर इसमें उभयनिष्ठ 2 है उसको लिख लेंगे, लेकिन केवल एक ही 2 उभयनिष्ठ है, बाकी ये 3 जो 2 छूट रहे हैं इसको भी हम लिख लेंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2। और इसमें उभयनिष्ठ क्या है 3 है, तो 3 को हम लिखेंगे, लेकिन इसके बाद भी 2 3 बच रहा है तो इसको भी हम लिख लेंगे। और गुणे 1 क्या बच गया हमारा, ये 7 बच गया, 7 को भी हम लिख लेंगे। अब इसका हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पर होगा 1 का गुणा 2 में 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48, 48 तिया 144, और 144 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो ये 432 होगा, और 432 में जब हम 7 का गुणा करेंगे तो ये 3024 हो जाएगा। तो इसका LCM हो जाएगा 3024 और HCF हो जाएगा 6। अब इसको हम जांच करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या हमारा कितना है 336 गुणे दूसरी संख्या है 54। अब दोनों का जब हम गुणा करेंगे 336 में 54 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 18,144। फिर हम HCF गुणे LCM करेंगे तो यहाँ पर HCF हमारा कितना है 6 है और गुणे LCM कितना है 3024 है। इसमें हम गुणा करेंगे 6 चौक 24 को 4 और 6 दूना 12 2 14 और 6 का गुणा 0 में तो 0 होगा और एक हासिल 1 हो जाएगा और 6 तियाँ 18 यानी 18,144। ये दोनों संख्या क्या हो गई आपस में बराबर हो गई। तो हम लिखेंगे अतः पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। इन दोनों का गुणनफल क्या होगा आपस में बराबर होगा। इस प्रकार ये दूसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया। अब हम इसके तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरे प्रश्न में दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें भी 3 प्रश्न है 1 2 3। तो हमें अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप स्वयं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तीसरा प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रश्न संख्या तीसरे का पहला हमारा संख्या दिया है 12 15 और 21। 12 15 और 21 इसको आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 का हम गुणनखंड करेंगे 1 गुणे 2 दूना 4 तियाँ 12। फिर 15 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 1 गुणे 3 पचे 15। फिर 21 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 3 गुणे 7। अब इसमें हम HCF निकालेंगे तो HCF कितना हो जाएगा, जो दोनों में उभयनिष्ठ है वही हमारा HCF होगा। तो इसमें एक उभयनिष्ठ है तो एक को लिखेंगे और इसमें और क्या उभयनिष्ठ है, ये 3 उभयनिष्ठ है। 3 जो है तीनों के गुणनखंड में आया है, इसका HCF ये 1 गुणे 3 यानी बराबर ये 3 हो जाएगा। अब इसका LCM निकालेंगे। LCM इसमें जो उभयनिष्ठ है उसको लिखेंगे 1 गुणे, अब इसमें 2 उभयनिष्ठ तो है नहीं, 2 केवल ये 12 के गुणनखंड में आया है तो इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2। एक भी संख्या छोड़ना नहीं है, लेकिन जो उभयनिष्ठ है उसको एक ही बार लिखना है। और इसमें 3 जो है उभयनिष्ठ है, तीनों में आया है तो इसको केवल एक बार लिखेंगे। और ये 5 बच रहा है गुणे 5 और ये गुणे 7। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो यहाँ होगा 2 दूना 4 तियाँ 12 पचे 60 और 60 का गुणा 7 में तो ये 420 हो जाएगा। तो इसमें HCF कितना आएगा हमारा 3 आएगा और LCM आएगा 420। ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसके दूसरे प्रश्न में दिया है हमारा संख्या है 13 23 और 29। ये 13 नहीं है, ये जो है 17 23 और 29 है। तो इसका हमें LCM और HCF दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो 17 का गुणनखंड होगा 1 गुणे 17, क्योंकि 17 खुद ही एक अभाज्य संख्या है। 23 भी अभाज्य संख्या है, इसे भी लिख सकते हैं 1 गुणे 23। और ये 29 जो है 29 भी अभाज्य संख्या है, इसे लिखेंगे 1 गुणे 29। अब इसका HCF होगा हमारा, इसमें हम देख रहे हैं उभयनिष्ठ 1 है तो इसका HCF 1 हो जाएगा। और LCM यहाँ पर 1 गुणे ये लिखेंगे 17 गुणे 23 गुणे 29। अब हम इसका गुणनखंड ये गुणा करेंगे 17 23 29 का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11,339। ये हमारा LCM प्राप्त हो गया और ये एक HCF प्राप्त हो गया। यही इस प्रश्न का आंसर है। अब तीसरे प्रश्न के तीसरे सवाल पर आ जाते हैं, जिसमें दिया है 8 9 और 25। हमारा है 8 9 और 25।
तो 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 1 गुणे 2 दूना 4 दूना 8, और 9 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 3 होगा, और 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 5 अब हम HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए हम देख रहे हैं इन तीनों संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 1 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, तो जो उभयनिष्ठ है उसी संख्या को हम लिखेंगे। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, हमारा 1 है, तो HCF हमारा हो जाएगा 1। LCM बराबर 1 हो जाएगा, 1 के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ है नहीं, तो 2 3 बार आया है तो इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2, और 3 2 बार आया है, इसको भी लिख लेंगे 3 गुणे 3, और गुणे 5 2 बार आया है तो 5 गुणे 5। अब इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 3 24, 24 तियां 72 होता है। अब 72 में 5 का गुणा करेंगे, 72 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 5 सते 35 1 36, 360 हो गया, और 360 में फिर हम 5 का गुणा करेंगे तो ये 0 5 6 30, और 5 तियां 15 3 18, यानी ये 1800 आएगा। इसका गुणनफल जो है 1800 प्राप्त हो गया। तो इस प्रश्न का HCF 1 होगा और LCM 1800, ये आंसर हो गया। अब हम इस प्रश्नावली के चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं, जिसमें दिया है HCF 306 657 बराबर 9, ये दिया है, यानी 306 और 657 का HCF 9 दिया है, तो हमें 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। ये प्रश्न संख्या 4 है। यहाँ पर है HCF 306 और 657 बराबर 9, तो हमें LCM ज्ञात करना है। LCM का फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF, जिसमें पहली संख्या 306 है, तो ये 306 गुणे दूसरी संख्या 657 और बटे HCF की जगह पर लिखेंगे 9। अब हम 9 से काट देंगे, 9 त्रिक 27, 3 बचेगा, और 9 चौक 36, ये 34 बार में कट जाएगा, और ये 657 में हम 34 का गुणा कर देंगे, 657 गुणे 34, तो 4 सते 28, 4 पचे 20 2 22, और 4 छक 24, और 24 2 26, 3 का गुणा करें 3 सते 21, 3 पचे 15 2 17, और 3 छक 18 1 19, 8 ये 3 हो गया, ये 7 6 13, 9 2 11 1 12 1 1 2, यानी 22,338। तो यहाँ पर LCM हो जाएगा 22,338, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम इसके 5वें प्रश्न पर आते हैं, जिसमें कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसे हमें बताना है कि 6 पर पावर n जो है यह 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इसे जांच करके बताना है। ये प्रश्न 5 है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 6 पर पावर n, तो 6 पर पावर n का अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखें तो इसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में करेंगे 2 गुणे 3 पर पावर n। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए संख्या 6 पर पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यदि इसका गुणनखंड जो ये 2 गुणे 3 है, अगर यहाँ पर 2 गुणे 5 होता तो हम कह सकते हैं कि 6 पर पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है।
अब हम इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 6 पर आएंगे, जिसमें कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। हमें ये बताना है कि दोनों संख्याएं भाज्य संख्या क्यों है। ये प्रश्न संख्या 6 है। संख्या दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब इसमें हम क्या करेंगे, 13 को कॉमन लेंगे तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 13 कॉमन लेने के बाद 7 गुणे 11 गुणे 1 और ये प्लस 1 प्राप्त होगा। अब 13 यहाँ पर गुणे करें हम 11 सते 77 एक कम 77 और प्लस 1। अब ये 13 गुणे 77 एक 78 हो गया। अब इस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करें तो ये 13 गुणे 78 का 13 गुणे 3 गुणे 2, तो हमें यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड मिल गया 13 गुणे 3 गुणे 2। तो इसमें जो है अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, अतः हम कह सकते हैं चूंकि संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या भी है। इसलिए संख्या भाज्य संख्या है। पुनः इसी प्रकार हमारा दूसरी संख्या दिया है, दूसरा संख्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, 5 कॉमन लेंगे, 5 यहाँ पर है और यहाँ पर है तो 5 हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे। यहाँ मिलेगा 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और यहाँ क्या मिलेगा प्लस 1। अब ये 5 इसका हम गुणा करेंगे। अब यहाँ पर हम इसका गुणा करेंगे 7 छक 42। अब 42 में हम 4 का गुणा करेंगे तो 168। 168 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो ये 504 होगा। अब 504 में जब 2 का गुणा करेंगे तो ये 1008 होगा। तो इसे लिखेंगे 1008 प्लस 1। यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 1008 में 1 जोड़ेंगे तो ये 1009 हो जाएगा। अब जिस प्रकार यहाँ पर हम लिखे हैं वही कार्य यहाँ भी करना है। आप लिखेंगे चूंकि संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या भी है, इसलिए संख्या भाज्य संख्या है। अब हम इस प्रश्नावली के लास्ट प्रश्न पर आ जाते हैं, जो प्रश्न संख्या 7 है, जिसमें दिया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये प्रश्न संख्या 7 है, इसको एक चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। एक वृत्ताकार खेल का मैदान है, तो यहाँ पर एक बिंदु है, इसी बिंदु से सोनिया और रवि दोनों एक साथ एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं।
और अगर इन दोनों को अकेले एक चक्कर लगाने के लिए कहा जाए तो सोनिया इस पथ को, इस मैदान को एक चक्कर 18 मिनट में लगा रही है और रवि इसी मैदान का एक चक्कर 12 मिनट में लगा रहा है। तो दोनों जब एक साथ एक ही दिशा में चल रहे हैं तो पुनः कितने समय पश्चात इसी बिंदु पर आकर के मिलेंगे, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट। सोनिया को कितना लग रहा है? 18 मिनट का समय लग रहा है। और रवि को लगा समय, लगा समय बराबर 12 मिनट। रवि को 12 मिनट समय लग रहा है। अब दोनों जब एक ही स्थान से एक ही दिशा में चल रहे हैं तो कितने समय बाद वो एक बिंदु पर मिलेंगे, तो इसको हमें ज्ञात करने के लिए हम 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात कर देंगे। तो यहाँ पर 18 का गुणनखंड करेंगे, 2 तिया 6 तिया 18 और 12 का भी गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12। अब इसका एलसीएम कितना होगा? यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 मिनट, यानी दोनों एक दूसरे से 36 मिनट बाद मिलेंगे। लिखेंगे सोनिया और रवि एक दूसरे से एक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। इस प्रकार इस प्रश्नावली का पूरा प्रश्न समाप्त हो गया। अब इसमें हम प्रश्नावली 1.2 के हल को हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे।